आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के विकास में, राजस्थान के उत्थान में, हमारा राजस्थान विकसित और समृद्ध बने, इसमें हम भी प्रयास कर रहे हैं। और मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि इसमें आपकी भी उपयोगिता हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। आप हमेशा सहयोग करते रहेंगे। जब भी हमारे राजस्थान में विकास के कार्य होंगे, उन विकास कार्यों की जानकारी, सरकार के लिए गए निर्णयों की जानकारी, सरकार के सकारात्मक निर्णयों की जानकारी आपकी मार्फत जन जन तक पहुंचती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो भी अपना कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह कर रहा है। उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में भी करता रहेगा। जब से मौजूदा सरकार बनी है, सरकार का एक संकल्प रहा है कि हम जो कहें वो करें, जो करें वही कहें। और इसी के तहत हमने राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए प्रयास शुरू किए। हमारे विश्व के सम्मानीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि अमृत काल में हमारा देश विकसित बने और संसार में पुनः वो चोरने की चिड़िया बने। और इसी लिहाज से वो अनेक विकासोन्मुख कार्य कर रहे हैं। परंतु जब प्रदेश भी विकसित नहीं होंगे तो हमारा राष्ट्र विकसित नहीं होगा। इसीलिए हमारा राजस्थान प्रदेश भी विकसित होना आवश्यक है। इसी कड़ी में चूंकि आपके सामने संज्ञान में है, हमारा जो पहला बजट था, बजट घोषणाएं की क्रियान्विति, हर विधानसभा क्षेत्र में बजट का कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य, और साथ ही साथ जो संकल्प हमारे थे उनकी पूर्ति, और ये हमारा पहला फोकस था। और आज मैं आपके सामने नम्रता से निवेदन करूंगा कि हमें 45 से 50% जो हमारे संकल्प थे, उन संकल्पों को हमने पूरा किया है और जनता के सामने रखा है। आपका मैं धन्यवाद भी करूंगा कि राइजिंग राजस्थान में हमने जितना प्रयास किया उसमें आपका सहयोग भी बहुत सराहनीय था। पूरे विश्व स्तर पर इसको सराहा गया। और 35 लाख करोड़ के एमयू कोई आसानी से नहीं हुए। चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी की विदेशों में जाकर उद्यमियों को प्रोत्साहित करना हो, आकर्षित करना हो, वास्तविकता बतानी हो कि हमारे राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पोटेंशियल उपलब्ध है। हम पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे तो हमारे पास भूमि है, हमारे पास मिनरल है। हम पूर्वी राजस्थान जाएंगे तो हमारे पास अलग मिनरल है। हम पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के अलावा दक्षिणी राजस्थान में जाएंगे तो उसका है। और उन सब के संयुक्त प्रयास से इतना बड़ा इवेंट्स कमिट हुआ, शांति से हुआ। इसीलिए ये राजस्थान के विकास में, बेरोजगारी को मिटाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, हमारा राजस्थान विकसित और समृद्ध बने, इसमें बहुत माइलस्टोन होगा। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने इसकी क्रियान्विति हेतु निश्चित समय अवधि में जो भी कार्य होने वो हो जाए, इसके लिए हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर को लगाए हैं, उनको जिम्मेवारी दी है। और ये पोर्टल बंद नहीं किया है। और भी हमारा कोई उद्यमी अगर हम राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहे अपनी योग्यता के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार, तो उसके लिए भी खुला रखा है। और साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा संकल्प है कि हमारी जो बेरोजगार भाई है, जिनके साथ भारी अन्याय हुआ, बेरोजगारी बढ़ती गई, तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये ऐसे दो क्षेत्र है जिसमें हम जितना ज्यादा करेंगे तो हमारी बेरोजगारी कम होगी। और साथ ही साथ हमारा संकल्प है कि इस वर्ष हम 1 लाख हमारे बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे और रिमेनिंग 4 साल में हम 3 लाख, और इस तरह पूरे 5 सालों में हम 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। पहले हमने 7 लाख का संकल्प रखा था कि हम 7 लाख बेरोजगार नौजवान साथियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हमने इसको आंकड़ा बढ़ा करके 10 लाख किया है। हम प्रयास करेंगे कि 10 लाख जो हमारे बेरोजगार साथी है उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। और ये सभी इसीलिए है कि इन सब का विकास होगा, तभी हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। किसानों के लिए आपसे बार बार पहले भी हो चुका है, हमारी महिलाओं के लिए आपके पास हो चुका है, बेरोजगार नौजवानों के लिए हो चुका है। आज 2 बड़े निर्णय आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी की कैबिनेट में लिए गए। पहला निर्णय ये लिया गया है कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं इनका भी हम पुनर्गठन करेंगे। ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद,
और इनके पुनर्गठन के लिए जो मोटे मोटे तौर पर जो आधार रखे गए हैं, वो आधार पहले थे उससे बढ़ा करके राजस्थान को सामान्यतः 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक सामान्य जिले हैं, एक मरुस्थलीय जिले हैं, और एक जो हमारे आदिवासी जिले हैं जिसको हम शहरिया भी कहते हैं, पिछले जिले भी कहते हैं, जो भी नाम दें, तो वो जिले रखें। तो हमारे सामान्य जो है वो जनसंख्या 2019 में 4000 थी और अधिकतम 6500 थी, और इसमें अब हमने 4000 की जगह 3000 कर दिया है और 6500 की जगह 5500 कर दिया। और जो हमारे दूसरे जिले हैं सामान्य जिलों के अलावा, वहाँ न्यूनतम जनसंख्या 2000 और अधिकतम जनसंख्या 4000। तो मरुस्थलीय जिला दूर दूर होते हैं तो जनसंख्या इतनी नहीं मिलती है, जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह वगैरह, या हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो हमारे जिले होते हैं या हमारी ग्राम पंचायतें होती है तो उसमें जनसंख्या दूर दूर मिलती है। और इसी तरह हमारे जो 3000 की जो सामान्य संख्या है उस पर 7 वार्ड बढ़ेंगे, और अगर 1000 जनसंख्या बढ़ती है तो प्रत्येक 1000 पर 2 या उससे अधिक वार्ड बनेंगे। ये सामान्य प्रक्रिया के तहत रखी है। और हमारा ये भी निर्णय है कि हम धीरे धीरे कर इसकी एक निश्चित तारीख भी तय करेंगे। 20 दिन के अंदर अंदर जो भी अपने प्रस्ताव लाना चाहे वो प्रस्ताव जिला कलेक्टर के यहाँ पेश कर दे। जिला कलेक्टर उसको एग्जामिन करके 30 दिन के अंदर अंदर हमको सरकार को भेज दे। सरकार इसमें ड्राफ्ट जो भी प्राप्त होंगे उसकी सुनवाई और करेगी 10 दिन में, और 10 दिन के उपरांत सरकार अपनी कमेटी को भेज देगी और कमेटी इस पर निर्णय करेगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो राजस्थान पंचायती राज में बताई हुई है। अब जहां तक पंचायत समिति का प्रश्न है, 2 लाख की जनसंख्या पर सामान्यतः एक पंचायत समिति है, और इस संख्या को हमने अभी भी 2 लाख ही रखा है। और एक पंचायत समिति में करीब 40 वार्ड ग्राम पंचायतें पंचायत समिति का गठन करते हैं, तो ग्राम पंचायतों को मिला करके एक पंचायत समिति बनती है। तो 40 रखी थी, पूर्व में भी सामान्य में 40 है, और नवसर्जित निकाय जो हमारे अब जो बनेंगे जिसमें जो हमारे सामान्य है उसमें 25, अब हमने जो तय किया है 40 के स्थान पर 25 ग्राम पंचायत अगर हो जाएगी तो वो पंचायत समिति बनने की योग्यता रखती है, पंचायत समिति बन सकती है, 2-4 ऊपर नीचे हो सकती है। और जहां तक हमारे जिला परिषद का विषय है, 4 लाख पर एक जिला परिषद है, और 1 लाख या उससे अधिक बढ़ने पर 2 अतिरिक्त वार्ड बढ़ सकेंगे। ये सामान्य प्रक्रिया में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना नियमानुसार जारी होगी। ये तो पहला था। और दूसरा, आप सब इंतजार ही कर रहे हैं कि जिलों के पुनर्गठन का क्या हुआ। मित्रों, हमारे राजस्थान 1956 में बना, और 1956 में बनने के उपरांत करीब लंबे समय तक सभी जिले हमारे यहाँ थे, और 56 के बाद 2023 तक इस कालावधि में, ये कालावधि करीब लंबी 67 ईयर्स होती है, इसमें 7 जिले नए बने। और पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में, जिसका मैं अभी आपके सामने विस्तृत निवेदन भी करूंगा, 17 नवीन जिले, 3 नवीन संभाग की घोषणा की, और जिसके अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी की। आप सभी मित्र वाकिफ है कि हमारी जो पिछली बार ये जो घोषणा हुई थी चुनाव की आचार संहिता, इसके 1 दिन बाद ही लग गई थी। तो आचार संहिता से 1 या 2 दिन पहले नवीन जिलों और नवीन संभाग बनाने की घोषणा व्यवहारिक नहीं थी, ठीक नहीं थी। और इसके मोटे मोटे जो कारण हमारी कमेटी ने प्राप्त किए, आपको जानकारी है कि हमारा संकल्प था कि व्यवहारिक रूप में जो जिले हैं, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता है कि नहीं है, प्रशासनिक आवश्यकता है कि नहीं है, कानून व्यवस्था उससे ठीक होगी कि नहीं होगी, और सांस्कृतिक सामंजस्य होगा कि नहीं, इत्यादि मोटे मोटे तौर पर ये बिंदु होते हैं। और इनको पूर्ण रूप से अनदेखा किया गया, जनसंख्या को अनदेखा किया गया। और आप पाएंगे कि सामान्यतः जनसंख्या अगर नेशनल एवरेज लें तो भी
करीब 9 लाख के आसपास होती है, 9,50,000 के आसपास होती है। और अगर मरुस्थलीय जिले हैं, कुछ आदिवासी है तो 6 लाख, और बहुत ही कोई जैसे बहुत कहीं गंगटोक में चले जावे, बहुत छोटे छोटे हुए तो 4 लाख। ये जनसंख्या का क्राइटेरिया है। और सामान्यतः 6 या 6 से ज्यादा तहसीलें होनी चाहिए, या कोई और जैसे मैंने कहा शहरी क्षेत्र आदिवासी हो तो 6, और बहुत ही कोई हिंदुस्तान का बहुत छोटे छोटे हो तो 4 तहसीलें। ये मोटा मोटा क्राइटेरिया, इसमें कोई एक निश्चित मापदंड नहीं, लेकिन सामान्यतः एक क्राइटेरिया है। पूर्ववर्ती सरकार ने इनकी सबकी अनदेखी की, और आप देखेंगे कि 6 से कम 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 सामान्यतः तहसीलें होनी चाहिए। और अनेक जिले ऐसे आए जिनमें ये जनसंख्या नहीं थी। और बिना 4 बातें जो मुख्य रूप से मैं आपसे निवेदन करूंगा वो ये कि इतने जिले की आवश्यकता अगर होती, इसका परीक्षण किया जाता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा की जाती, प्रशासनिक लवाजमा कहां से आएगा इतना एक साथ, उसका परीक्षण किया जाता, संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको बिल्डिंगें कहते हैं वगैरह, ऑफिस कहते हैं, वो बनेगा कि नहीं बनेगा, इन सब को अनदेखा किया। और 17 जिलों और 3 नव गठित पंचायत समितियों संभागों की घोषणा की। और इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि इसमें न तो पद सृजित किए, न कार्यालय भवन की उपलब्धता को कोई सुनिश्चितता की, न विभागों हेतु बजट सुनिश्चित किए। तो जब आप पद सृजित नहीं कर रहे हो तो उस नवीन जिले में जाके कौन बैठेगा? अगर आप कार्यालय भवन की उपलब्धता नहीं है, उपलब्धता की व्यवस्था नहीं करो, टेम्परेरी करो, परमानेंट करो, जैसे भी हो, तो कैसे होगा? विभागों हेतु बजट अगर सुनिश्चित नहीं करोगे तो कहां से आएगा? पूरे जितने भी जिले बने उसमें से सिर्फ 18 विभागों में पद सृजन की अधिसूचना की, बाकी किसी में नहीं की गई। इसलिए हमारी सरकार ने आते ही एक तो हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई, और हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने पाया कि ये जिले व्यवहारिक नहीं है, ये जिले जनहितार्थ नहीं है, ये जिले राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य पर अनावश्यक भार डाल रहा है। हमारी कमेटी ने यह भी पाया कि इन जिलों की उपयोगिता बिल्कुल नहीं है, और बिना उपयोगिता, बिना संसाधनों के जिलों की घोषणा करना किसी भी रूप में ठीक नहीं है। जब 67 ईयर्स में 7 जिले बनते हैं तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 1 महीने में 17 जिले बनाना किसी तरह से उपयोगी नहीं है। इसीलिए कमेटी की सहयोग हेतु, मंत्रिमंडलीय समिति की सहयोग हेतु हमने एक एक्सपर्ट कमेटी भी बनाई, और सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। उन्होंने पूरे नवीन जिलों में जाकर के नेशनल के जो मापदंड है उसको, अन्य प्रदेशों में जिले बने उनको पूरी तरह से एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद उन्होंने भी ये रिपोर्ट दी कि नहीं, ये जो नवीन जिले बने हैं या नवीन संभाग बने हैं ये व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है, राज्य के हित में नहीं है, उस जिले की जनता के हित में नहीं है, आपसी सामंजस्य भी नहीं है। अनेक जगह विरोध हुए हैं, हड़तालें हुई है, धरना लगाए, इसीलिए उचित नहीं है। और इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये हमारी जो अविवेकपूर्ण निर्णय सरकार ने बजट के साथ साथ प्रशासनिक समस्याएं खड़ी कर दी है, और यही नहीं, आमजन ने अपने कार्यों को पहले जिलों के अनुसार कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने तमाम परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे, उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है, और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगेगी, जनता की मांग आएगी, कभी भी सरकार कर सकती है, इसमें कोई सरकार के ऊपर बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग ही रहेंगे और 41 जिले ही रहेंगे, बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेंगे। आपकी जानकारी, एक सेकंड में पूरा हो जाए, आप आराम से पूछना। एक
जाते जाते उन्होंने मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी 3 जिले और बनाए थे, लेकिन उसकी विधिवत अधिसूचना नहीं हुई थी और न उनका गठन हुआ था। इसलिए इसको भी, चूंकि वो गठन ही नहीं हुआ था, इसलिए इसको भी मंत्रिमंडल ने, सरकार ने मान लिया, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जिले यथावत रहेंगे। सरकार पूरा कोशिश करेगी कि हमारे जिले प्रशासनिक दृष्टि से सुदृढ़ता से कार्य करे, जनहित में कार्य करे, हमारी बजट घोषणा, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचावे और इसमें किसी तरह की कोई विवाद नहीं रहे। भविष्य में भी समय अनुकूल हम इस संबंध में और भी निर्णय लेंगे। ऐसी स्थिति में ये जो हमारा जिलों के पुनर्गठन का जो विषय था, वो आज इस समय मंत्रिमंडल समिति ने, हमारे मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि नवीन जो जिले बने थे वो नहीं रहेंगे और जो 3 नए संभाग बने थे वो नहीं रहेंगे। मैं नाम बता दूं? मैं सभी, मैं जो नाम बता, जो अभी, हाँ, नाम सुन लो। 8 नए जिले रखे, 8 जिले रखे जा रहे हैं। 8 जिलों में ये अपने हैं: बालोतरा, बयावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली बेरोड 5, खेरतल तिजारा 6, फलोदी 7 और सलम्बर 8। ये एक सेकंड 8 जिले सुन लो साथी, धीरे धीरे आराम से। ये 8 जिले यथावत रहेंगे। 33 और 8 41, इन 8 को मिला। इसलिए 17 में से 8 रहेंगे। नाम वापिस जो, हाँ, आराम से लो। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट में डिसीजन हुआ है, निर्णय लिया गया है, उसमें 33 जिले पहले और जो 8 जिले भी रखे हैं, जो उसमें थे 20 जिले जो पूर्व सरकार ने किए थे, 17 तो उन्होंने अनुमोदन किए थे और 3 उन्होंने चुनाव से पहले 1 दिन पहले किए। 20 जिलों की जो उन्होंने करी थी, उसमें से राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में 8 जिले रखे जा रहे हैं। तो 33 और 8 41 जिले राजस्थान में होंगे और संभाग 7 ही रहेंगे। 8 जिले जो रखे जा रहे हैं उनके नाम वापिस मैं बोल रहा हूं। पहला है बालोतरा, यथावत रहेंगे। पहला बालोतरा, दूसरा बयावर यथावत रहेगा, ब्यावर, तीसरा डीग यथावत रहेगा, चौथा डीडवाना कुचामन यथावत रहेगा, 5वां कोटपुतली बेरोड यथावत रहेगा, 6ठा खेरतल तिजारा यथावत रहेगा, 7वां फलोदी यथावत रहेगा, 8वां सलुम्बर यथावत रहेगा। और 9 जिले जो चाहें तो मित्रों, बाकी वाले रिमेनिंग 9 जिले आपको पता ही है, नाम शायद वो भी बता सकते हैं। हाँ, नाम बता दो। जो जिले अब नहीं रहेंगे उनके नाम, ठीक है। मेरा इसमें निवेदन है कि ये प्रशासनिक तंत्र को विधिवत करने, प्रशासनिक तंत्र में सुधार करने, प्रभावी बनाने, राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत सरकार ने निर्णय लिया है और सरकार के निर्णय के अनुसार हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारा प्रशासनिक तंत्र तुरंत कार्रवाई करे, हमारा राजस्थान समृद्ध और विकसित बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ऐसा ही 1 मिनट सवाल के लिए 3-4 सवाल लिए जाएंगे समय की उपलब्धता के देखते हुए। तो पहले गोविंद जी आपने इजाजत किया था एक सवाल। सर, एसआई भर्ती को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है। कैबिनेट में क्या डिसीजन हुआ एसआई भर्ती को लेकर? आज के कैबिनेट में एसआई भर्ती का एजेंडा नहीं था और न हमारा आपके समझ को विषय है। इसमें न्यायालय में मामला विचाराधीन है और इस पे ज्यादा कमेंट्स, न्यायालय में जो मामले लंबित होते हैं उस पर नहीं किए जा सकते। धन्यवाद। कोर्ट ने सर ये पूछा है कि आप इस पे फैसला कर दीजिए, चाहे यस या नो में, उसका बात है कि देखिए, ये कोर्ट ने क्या पूछा, हम क्या जवाब देंगे, ये न्यायालय से संबंधित विषय हैं, इसको पीसी में नहीं कहा जा सकता। ये हिता स्थान पर हिता जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। तमादलों पर बैन हटने का तो कुछ एजेंडा रखा था या विचार हुआ अनौपचारिक रूप से? तमादलों पर बैन हटने का, तमादलों पर बैन हटने पर भी सकारात्मक विचार किया गया है और आपको शीघ्र इसकी जानकारी मिल जाएगी। सर, ये चुनाव मुकेश मैडम, चुनाव एक साथ करवाएंगे नगर पालिका निकाय पंचायतों के, या क्या रहेगा? मैंने आपको इस अनेक बार अलग मिले तो इस साथ मैंने कहा ये हमारा संकल्प है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, हमारी
सरकार केंद्र सरकार का संकल्प है वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन, और उसी तर्ज पर हमारी राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का और हम सब का ये संकल्प है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन, हमारा ग्राम पंचायतों का, जिला परिषदों का, पंचायत समितियों का पुनर्गठन का कार्य, जैसा अभी मैंने आपसे कहा मंत्रिमंडलीय समिति कर दिया है, हमारी नगर निकायों का, नगर निगमों का, नगर परिषदों का पुनर्गठन का कार्य भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में इनका पुनर्गठन होने के उपरांत, क्योंकि पुनर्गठन के दौरान कोई इलेक्शन नहीं कराए जा सकते, पुनर्गठन के उपरांत हम एक साथ चुनाव कराएंगे, इसके लिए हम कर संकल्प है। अब इसमें जो भी कानूनी अनिवार्यता है उसकी पूर्ति करेंगे, विशेषज्ञों की राय लेनी वो राय लेंगे, और यथासंभव हमारा संकल्प है कि हम एक साथ चुनाव कराने का पूरा प्रयास करेंगे। मनोज जी जिस तरह से 8 जिले के 18 बटे गए हैं, तो क्या सीमांकन दोबारा होगा जिलों का? जिलों का सीमांकन दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है कि जिलों के गठन के साथ ही सीमांकन तय हो गया था। शशि मोहन जी, बहुत ही रेलिवेंट सवाल है, धन्यवाद आपका। हम एक सेकंड, आने वाले जनवरी के अंतिम सप्ताह में, आने वाले जनवरी के अंतिम सप्ताह में, अब जो जनवरी आ रही है, अंतिम सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। शशि जी, मंत्री जी, जो जिले निरस्त किए गए हैं उनके क्या पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस लगते हैं आपको आगामी पंचायती राज और निकाय चुनाव में होंगे, क्योंकि कई जगह बीजेपी के विधायक हैं? मैं एक उदाहरण से आपको मेरी बात कहने का प्रयास करूंगा। हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने जाते जाते जिलों का गठन किया वगैरह वगैरह, ये बातें आपके आ गई, लेकिन उन जिलों के गठन में जितने भी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हमारे जितने भी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और मुझे एक व्यक्तिगत जानकारी है, मेरे साथी भी है, बालोतरा जिला गठन हुआ, मदन जी वहां के विधायक थे, अनेक महीनों तक वो नंगे पैर भी फिरे, फिर भी जनता ने उनका साथ नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में हम इस लाइट से नहीं देखते, हम जनहित देखते हैं, हम पॉलिटिकल बाद में देखते हैं जनता का हित कहाँ है, देश का हित कहाँ है, राजस्थान का हित कहाँ है। हम राजस्थान के हित के लिए कार्य करते हैं, पॉलिटिकल एजेंडा हम इस मामले में नहीं रखते हैं। पॉलिटिकल एजेंडा का खामियाना उन्होंने देखा, आपने 17 जिले बनाए, 17 में से 17 ही उन्हें विधायक आ रहे, तो उस लिहाज से हम इसको नहीं देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।